मेरा नाम रुचि है। मैं 34 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था। मैं इतनी ज्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने के लिए आता, मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। मेरी इस परेशानी से मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि वो मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखे, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का ही रिश्ता आता, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान का रिश्ता आता, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, उसके लिए जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ साफ पता चलने लगी थी। अब लोगों ने मेरे माता पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसे भी हाल में हो रही है कर दो। आपकी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है। आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और 1 बेटा भी था। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब मेरे पेरेंट्स को यही फिक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज्यादा बुरे बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिसने मेरा रिश्ता बताया था वो मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की फोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा और स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरा फोटो भी लड़के वालों के घर पर भेज दिया गया था। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपनी ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने एक कान में कुंडल पहना हुआ था जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल ये फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच ये बात चली थी। जब मेरे पति की माँ है तो फिर वो मुझे देखने के लिए मेरे घर पर क्यों नहीं आई, और ना ही मेरी सास अपने बेटे की बहू को लेने के लिए उसके मायके गई। मैं अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के घर में आ गई थी। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जैसे बहुत खतरनाक औरत है और आने वाले टाइम में ये मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहां पर मेरा पति आया और मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छा है, इसलिए मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र ही लगभग 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कन्फ्यूज हो रही थी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे से चला गया और कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटियां आ गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी कुंवारी थी। वो मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों, तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। ये औरत तो देखने में बड़ी अजीब सी थी, मोटी सी, भद्दी सी और लाल लाल होठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक हो। वो मुझसे कहने लगी, बेटी इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ इनको बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो,
तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफर भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया ऐसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई थी कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, और फिर वो मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर के बाद मेरा पति फिर से कमरे में आ गया और वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी और बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते। वो मेरी ये बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम ही नहीं बल्कि ये सवाल काफी सारे लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखते हैं और वो जिम भी करते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी जिम करने में ही गुजार दी, जिसकी वजह से वो इतने जवान नजर आते हैं। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वो लोग कभी सारी जिंदगी बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तब मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने के बजाय और भी ज्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ। कहा मैं काली सांवली सी और कहा आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज्यादा नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है कि जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था, वो बहुत एक्टिव था। मेरे पति की ये दूसरी शादी है तो फिर वो अपनी पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कम उम्र का होगा। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। अब मुझे अपनी ससुराल पर ध्यान देना था। वो एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और वो मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती। किचन में नाश्ता बनाने के लिए मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, नई बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा कि आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा बताओ कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ये बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे कि ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई, इसलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार या अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई थी यही वजह है कि जो मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नजर आ रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी वो बातों बातों में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए। मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की ये शर्त मेरे माता पिता की थी या फिर मेरे अपने पति की। जब मैंने अपने पति से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घरवालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी ये शर्त एक्सेप्ट भी कर ली थी। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी ये शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी। मेरे पति फोन पर बहुत बहस कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि ये कॉल जरूर मेरे घर से ही आई होगी। मैं अपने पति के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज की बात मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर वापस भेज दूंगा।
ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती, पर एक बार फोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या अपने किसी रिश्तेदार से भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। फिर अब तुम्हारे माता पिता इस बात को भूल कैसे गए? उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहें और तुमसे बात करने की कोई कोशिश ना करें। यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे पति ने कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो और उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फर्ज होता है मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज एक बार मेरे माता पिता से मेरी फोन पर बात करवा दो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की जिद भी नहीं करूंगी। आपने उनसे इस तरह से बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे? फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पति कुछ सोचता समझता हुआ कमरे के अंदर आया और मुझे चुप करवाने लगा। कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर, जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने अपने पति से कहा कि लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। मेरे पति ये कहकर घर से चले गए थे और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी, जैसे वो मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हूं। मेरी सास ने मुझे बातें करने में बिजी कर लिया। फिर कुछ देर के बाद वो मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, इसके सर में दर्द हो गया होगा, इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई थी। मैंने बहुत मना भी किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वो चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो ये चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं बेवजह चाय क्यों पीऊं? फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज हो जाए। इसलिए उनकी ज्यादा जिद करने की खातिर मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप से अपने होठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो खराब दूध की बनी हुई चाय हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? तो मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं? हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज की बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी, अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है तो बहुत तारीफ करता है, और आप कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन वो चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर उसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी। वो सब लोग मुझे चाय पीता हुआ गौर से देखने लगे, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा फिनिश करते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो। फिर वो सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज लगाने लगी, जिसका नाम कोमल था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनने के बाद भी वो मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है और बस बैठकर लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गईं।
उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंख तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से जमीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर से आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। न जाने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैंने सुबह के 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद ही मैं सो गई थी और अब मेरी आंख खुली थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? इसका मतलब ये था कि मैंने आज अपनी ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए हैं। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये हाथ मर्द के हैं। मैं पहचान सकती थी कि ये हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वो न जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। हे भगवान, ये इस घर में क्या हो रहा है? ये घर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। ये हवेली की तरह बना हुआ था। अभी मैं नई नई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचाने हुए अपने कमरे में तो आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में पता था कि कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरा पति सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई, क्यों डर गई थी? ये मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे कहकर गया था मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटियों और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उस कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? ये पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती है, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर पर आता है और वो भी 11 बजे से पहले वो कभी नहीं आता और अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो फिर मैं ही था जिसने दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि मैं कितना डर गई थी। ये बात सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे, मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था और जिसने धक्का दिया था वो कहीं और नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो ये मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ किया था। अब जब वो खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहे थे तो फिर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि मुझसे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो, मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में कुछ डर सा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमजोरी है। मेरे पति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इतनी ज्यादा चाय नहीं पीती,
मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पीना चाहती। पर अजीब बात यह थी कि मेरा पति भी मेरे लिए जबरदस्ती कॉफी बनाकर लेकर आया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाना चाहती और ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। न जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पीनी ही पड़ेगी। मुझे अपने पति की ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने कॉफी पी ली और वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले ही दिन सोकर उठी। अब लगता था जैसे ये कोई कॉफी नहीं थी बल्कि ये कोई ऐसी चीज थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इतना ज्यादा कैसे सो सकती थी, बस यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को नेचुरली तौर पर तो नहीं आ सकती। मैं खामोश हो गई थी और मैं जान गई थी कि मुझे ये लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलाकर पिला रहे हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है और मेरे अंदर कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी की दी हुई कोई चीज ना तो खानी है और ना ही पीनी है। मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाना खाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए थे, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में किसी से मैं आखिर क्या बात कर सकती थी। मेरी सास और बेटियां अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति और बेटा सुबह को नौकरी करने के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन इन सब में एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सो रही थी इतना ज्यादा ही सो रही थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी और मेरी हालत दिन ब दिन अब बिगड़ती चली जा रही थी। मुझे इतनी ज्यादा कमजोरी होने लगी थी कि मैं किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रही थी। बस मैं हमेशा यही दिमाग लड़ाती रहती कि आखिरकार मेरे साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है। अब तो मैं इस घर के किसी भी मेंबर के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। फिर मुझे अभी भी इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने व्रत रख लिया था। मैंने ना तो पानी पिया था और ना ही घर का कुछ भी खाया था। अजीब बात तो ये थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी, वरना जब भी रोज मेरे पति काम से आते तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो कब आए और घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल रेडी होकर दरवाजे के पास ही खड़ी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। इतनी ही देर में मेरे पति घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उनकी दोनों बेटियां और मां ने उनको घेर लिया और उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। मैं हैरान थी कि वो मुझसे बात करने के बजाय अपने बेटियों के कमरे में क्यों चले गए थे। उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर मेरे पति अपनी बेटियों और मां के साथ मौजूद थे। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, पर दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर तक मैं जब ऐसे ही दरवाजा बजाती रही तो मेरा पति गुस्से से दरवाजा खोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। उनकी आंखों में मुझे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, ये घर मेरा भी तो है, मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों रहूं? मेरे पति कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, ये कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का मारते हुए कहा कि जाओ अपने कमरे में,
जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में चला आऊंगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही टाइम मिला था। मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे पर कान लगाए और उन लोगों की बातों को सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कह रहे थे लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने खिड़की को हल्का सा हिलाया तो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और मुझे अंदर का नजारा साफ दिखने लगा। मैंने अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पति की बेटियां थी और एक औरत जो कि मोटी थी। उनको तो मैं दूर से ही पहचान सकती थी। वो मेरी सास थी और एक मेरे पति का बेटा भी मौजूद था, लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 मेंबर हैं। ये छठा इंसान कौन था? मैं इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये घर में क्या चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वो लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और सोचने लग गई थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे के अंदर आ गए और मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में कॉफी का कप था। वो मुझे बहला फुसला कर ये कॉफी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा कि ये लो कॉफी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पीनी है। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इस तरह से बिहेव किया। वो आज मुझे काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने अपने पति को ये नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ देख लिया था। मैं खामोशी से ही बैठी रही, लेकिन मेरे पति मुझे कॉफी पिलाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति से गुस्से से कहा, आखिर इस कॉफी और चाय का क्या मैटर है? मैं सब कुछ अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में जबरदस्ती मुझे ये सब कुछ क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉफी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं? मेरे पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूंगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर के कामों के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। तुम कल से घर के सारे काम करोगी। तुम्हें ज्यादा फ्री रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। मैं समझी थी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा हुआ है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने मुझे नाराज कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया था और मैंने उनके हाथ से कॉफी का कप ले लिया और कहा कि आप परेशान मत हो, मैं ये कॉफी पी लेती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही कॉफी पी, उसके बाद मुझे अजीब सा नशा चढ़ने लगा और फिर से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जैसा हर बार होता आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी, जरूर अब तो कुछ न कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आंख अगले दिन 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू अब तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए, मैं चाहती हूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर ले लो। मुझे घर के काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटियां जवान थी, लेकिन वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ को बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी और उनकी नजर मुझ पर ही रहती थी। मुझे ये औरत शुरू से ही बड़ी अजीब लगी थी। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यह मेरे पति की माँ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया।
आज मेरे पति के बेटे की छुट्टी थी और वो घर में ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी का हाथ मेरी कमर पर है। मैं घबरा कर जैसे ही पीछे पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वो मुझे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए और ये तुम कैसे हरकतें कर रहे हो? वो कहने लगा, मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं किचन में आया था। मैं जा रहा हूँ, यह कहकर वो किचन से बाहर चला गया। मेरा तो शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। न जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनती थी। ऐसी लगती थी जैसे वो कोई हीरोइन हो। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर चली गई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो गली में काफी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देख देख कर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध देखकर चला गया था, लेकिन वह औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी और वो मेरे करीब आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें हमने पहले कभी नहीं देखा इस घर में, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है कि मैं नई आई हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर वो औरतें एक दूसरे को देखने लगी और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में न जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। मैं उस औरत के आगे कोई सवाल करती। इतनी ही देर में पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेला था। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरने से बच गया था, जबकि थोड़ा सा दूध फर्श पर गिर गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी और वो मुझे घूरते हुए डांटने लगी, कहने लगी, मेरे बेटे ने तुझसे कितनी बार मना किया है कि ज्यादा इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात तेरे पति को पता चल गई कि तू दरवाजे में खड़े होकर मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी तो तू नहीं जानती कि वो तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे की बेल बजा रहा था। किसी को आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूध का बर्तन लेकर दूध लेने के लिए आ गई। और आप ये किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। मोहल्ले की औरतों से बातें करके उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया था। आज मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मोहल्ले वाली औरतें मुझसे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरतें थी जो मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बातचीत करने की कोशिश की। मैं बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम पर घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी ताकि कोई बाहर मुझे देखने के लिए आए और मैं मौका देखते ही उससे बात कर लूं। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने तभी उसे आवाज लगा ली और बहाने से उस औरत को छत पर बुलाया। वो औरत अपनी छत पर आ गई। हमारे घर की छत और उस सामने वाले घर की छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर भी आमने सामने थे। मैंने उस औरत से कहा कि आज तुम गली में खड़ी हुई मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बता दो। मैं यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। उस औरत ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो, ये घर कोई घर नहीं है और इसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि ये लोग आपस में परिवार के सदस्य ही नहीं है। ये घर एक कोठा है। इसमें जो औरत रहती है वो एक भाई है और जो दो जवान लड़कियां रहती है वो इस घर में लड़कियों को बहला फुसला कर लाती है, और जो तुम्हारा पति है उसका भी यही काम है। वो लड़कियों से या तो शादी के बहाने से उन्हें यहाँ पर लेकर आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ लेकर आता है, और अब की बार तुम यहाँ पर आई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन ये लोग हर बार पुलिस को ज्यादा पैसे देकर भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी ना किसी बात पर तंग करते हैं। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है? उस औरत ने बताया कि इस घर में जो लड़का है वो तुम्हारे पति का बेटा नहीं है, बल्कि वो भाई का बेटा है। उसका ये काम है कि वो लड़कियों पर नजर रखता है।
जो लड़की इस घर में रहती है कि कहीं वो भाग ना जाए, यहाँ पर हर एक महीने में एक लड़की को बहाने से लाया जाता है। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ पर लड़कियों को लाने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है? तो उस औरत ने बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और उस औरत ने बताया, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन इनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ जो लड़की आती है उसे किसी ना किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वो लड़की जब तक बेहोश रहती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ रात भर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। आखिर ये औरत ये सब कुछ क्या कह रही थी? ये औरत सारी बातें सच कह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम भली लगती हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका देखकर भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी इज्जत भी ना जाने कितने मर्दों के बीच तार तार हो चुकी थी। ये मेरा कोई ससुराल नहीं था, बल्कि एक गैंग के लोग थे जो कि लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी कीमत लगा रहे थे और इस तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। औरत मुझसे कुछ देर बात करने के बाद अपने घर में चली गई थी और मैं सोचती रह गई थी कि मैं क्या करूं। मैंने ठान लिया था कि अब यह सब कुछ नहीं सह सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति का फोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने अपनी सारी बात बता दी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ इतने दिनों से ये सब कुछ जो हो रहा है, उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे आगे कॉफी का कप किया तो मैंने प्यार से उनके हाथ से कॉफी ले ली और अपने पति से ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं कॉफी पी रही हूँ। मैंने उस कॉफी को अपने पति का ध्यान हटते ही बैठ के पीछे फेंक दिया था और थोड़ी देर के बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने पुलिस को रात का वक्त ही दिया था आने के लिए, क्योंकि 10 बजे के टाइम पर मेरा पति घर आया करता था और लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे साथ ही सब कुछ किया जाता था। मेरे पति ने उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत लगा दी थी और मेरा पति कमरे से बाहर चला गया था। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था और उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी हमारे घर पर पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने के लिए आया था। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि आज रात के लिए उस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास मेरे इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी गवाही दी। पुलिस ने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई थी और जब मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हमें तो उसी दिन शक हो गया था। जिस दिन उस लड़के ने हमसे शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना भी गिर सकता है। फिलहाल वो लोग अरेस्ट हो चुके थे और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहकर उनकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ी लिखी थी और मैं नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। उस घिनौनी जिंदगी से बेहतर मुझे अपनी ऐसी जिंदगी ज्यादा पसंद है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी जहाँ भी करें, लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल निकाल ले, क्योंकि कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी न होने पर बेटियों को किसी के भी हवाले कर देते हैं। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आप लोगों में से किसी के भी साथ हो। इसीलिए ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।